या हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो HPSC में AEE का एग्ज़ाम हुआ था, जो लास्ट टाइम मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अभी तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी तो आप जानते हैं कि 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, एक तो प्री का एग्ज़ाम होगा, तो उसके बाद SKT जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो 25 नवंबर को डेट आ चुका है मेंस का। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि सर जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था हमें उसका सॉल्यूशन एक बार मिल जाता तो अच्छा रहता। तो वही सॉल्यूशन की वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। मैं आपको इन डिटेल तो सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा कि सॉल्यूशन में क्या क्या लिखना है, कैसे करना है, वो तो मैंने यहाँ पर मेंशन करना है। वो चीज़ तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि भाई देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, इसमें ये पार्ट्स लिखेंगे। बाकी इन डिटेल सारा तैयार है, ये सारा सॉल्यूशन इसका तैयार है। आपको ये PDF भी मिल जाएगी, ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मेन पॉइंट मेरा ये है बताने का कि एक तो आपको यहाँ से ये पता लगेगा कि किस डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस डोमेन को हमने ज़्यादा कवर करना है। मैंने ये इसको जब एनालाइज किया तो यहाँ से एक चीज़ समझ आती है फ्रेंड्स कि आपको कुछ छोड़कर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं छोड़कर जाना है। उन्होंने सारे डोमेन को कवर किया है। और यहाँ पर ध्यान देखना, सारे डोमेन को कवर करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको इन डिटेल सिलेबस मिला उसमें एक एक टॉपिक पूछा गया है। इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन में ही कवर अप कर रखा है। जैसे सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन क्या है, कॉजेज क्या क्या है, उसका इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस। लैंडफिल क्या है, लैंडफिल पे जब डिस्पोजल की बात करते हैं तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कंट्रोल क्या क्या है, वो सब यहाँ पर कवर किए हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चंस को कवर करके हुए चलना है। साथ में फ्रेंड्स एक मैं जैसे लास्ट टाइम यूरोपीडिया ने मॉड्यूल प्रिपेयर किया था, यहाँ से हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट जो हैं, गौरव नाम है आई थिंक उनका, AIR 1 आई है उनको, तो ऑल इंडिया रैंक 1 है। और उनके साथ जो इंटरेक्शन वीडियो है वो भी आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि मॉड्यूल के लिए, तो मॉड्यूल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप मॉड्यूल को परचेज कर सकते हैं और आप उसको जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 नवंबर के बाद जैसे आपका प्री हो जाएगा तो आपको पूरी तरह से फोकस मेंस के लिए करना है, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर आपके पास अब 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कि आप प्री के साथ साथ मेंस का परचेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, या आप सिर्फ मेंस का परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। वो भी ऑप्शंस आपको साइट पे मिल जाएगा, वो भी अवेलेबल है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है, अनाउंसमेंट तो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, पोस्टपोन अभी डेट तो नहीं आई है। जैसे AE का एग्ज़ाम है, HPSC का AE का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ था, अभी उसकी डेट तो नहीं आएगी कब एग्ज़ाम होगा। बट यहाँ पर अगर आप AE के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 नवंबर आप अपना एक बार प्री दे दो, प्री देने के बाद आप AE के लिए भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। अभी जो है कुछ सब्जेक्ट्स तो हो चुके हैं, 2 आई थिंक टेक्निकल में जो सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं अभी तक। मॉड्यूल तो हमारा 2 महीने पहले स्टार्ट हो चुका था AE का, उसमें सर्वे सब्जेक्ट हो गया है और आई थिंक FM भी खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर। उसके बाद जो थर्ड टेक्निकल सब्जेक्ट्स होगा हमारा वो सोइल स्टार्ट होगा। तो सोइल मैकेनिक्स यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड जो टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट होगा आपका। अब क्योंकि 2 नवंबर के बाद तो पूरी तरह से हमें मेंस के अकॉर्डिंगली ही स्टडी करनी है। ऑल्दो 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आपके इन डिटेल इन डेप्थ ही हुए हैं कवर। तो अगर आप AE की भी प्रिपरेशन साथ में करना चाह रहे हैं तो आप AE की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस का आप डायरेक्टली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट रहेगा ऑप्शंस। प्री प्लस मेंस दोनों का लोगे उसके लिए सेपरेट ऑप्शंस रहेगा, तो वो आपको पैनल पे सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो मैं आपको ये क्वेश्चंस वगैरह बता रहा हूँ, क्वेश्चंस वगैरह मैं वीडियो जो बना रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जब एनालिसिस किया तो ये चीज़ समझ आती है कि सारे डोमेन्स को कवर करते हुए चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब थी, बाकी अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस की कैसे आपको कवर यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, सो देयर आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, दिस व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन, राइट द नेम्स ऑफ द मेजर पैथोजन ग्रुप्स, व्हाट डिटरमाइंस द काइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इन वेस्ट वाटर। तो सिंपली यहाँ तक जो क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने इन फ्रेम किया है वो ये फ्रेम किया है कि यहाँ पर आप पहले पैथोजन के बारे में बताएंगे, तो 1-2 लाइन आप पैथोजन के बारे में बता देना कि पैथोजन्स क्या होते हैं, कुछ जो डिजीज कोज करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हैं, दैट आर नोन एज द पैथोजन्स, दे ज़्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। फिर आप पैथोजन के ग्रुप्स के बारे में बता देना कि पैथोजन के ग्रुप्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया आपके पास,
प्रोटोजोआ हो गया, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। उसके साथ में ऑल्दो कि यहाँ पर मेंशन तो नहीं है कि कौन सी वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं, तो आप एक एक वाटर बोर्न डिजीज़ भी लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से, जैसे मान लो टाइफाइड होता है, ठीक है ना, तो वायरस की वजह से हेपेटाइटिस है, तो एक एक वाटर बोर्न डिजीज़ भी आप लिखते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से एमेबिक डिसेंट्री होती है। फिर आगे पूछ रहा है कि व्हाट डिटरमाइंस द काइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजेंस इन वेस्ट वाटर। व्हाट डिटरमाइंस द काइंड्स एंड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पैथोजन इन वेस्ट वाटर। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन के बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि डिफाइन द मीनिंग ऑफ फीकल ओरल रूट इन द ट्रांसमिशन, कि फीकल ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कैसे हमारी बॉडी में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है और डिजीज कोज करता है। तो वो ट्रांसमिशन रूट जो है वो फीकल ओरल है। तो फीकल ओरल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताना है। वाई आर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, कि अगर हमें पानी में पैथोजन का पता करना हो तो पानी में पैथोजन का पता करने के लिए हम कोलिफॉर्म्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो कोलिफॉर्म्स एज एन इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, हम टेस्टिंग कोलिफॉर्म्स के लिए करते हैं और बताते हैं पैथोजन के लिए, तो ऐसा क्यों करते हैं वो बताना है। डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ कोलिफॉर्म्स एज एन इंडिकेटर, तो इसकी लिमिटेशंस क्या निकल कर आती हैं। फिर इसी में वाई इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर फीकल कोलिफॉर्म इन अ पब्लिक वाटर सप्लाई कंसिडर्ड मोर सीरियस देन अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोटल कोलिफॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट इज दिस कि सर हमें लिखना कितना है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा। वैसे तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन ज़्यादा करके लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पॉइंट आउट किए हुए हैं। तो जैसे आप स्टार्टिंग में पैथोजन के बारे में जानकारी देंगे कि पैथोजन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कोज करते हैं। पैथोजन्स वो इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद पैथोजन के ग्रुप के बारे में बता दिया। फिर उसके एक एक एग्जाम्पल बता दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो गया आपके पास, हेपेटाइटिस ए लाइक दिस। फिर उसके बाद जो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द पैथोजन काइंड्स एंड कॉन्सेंट्रेशन इन वेस्ट वाटर, यहाँ पर आपने हेडिंग लिख दी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने बता दिया कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है वेस्ट वाटर में जो है पैथोजन्स एक तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक सोर्सेज ऑफ द वेस्ट वाटर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर उसके बाद सीजनल वेरिएशन हो गया, तो ये सब पॉइंट्स आपने बताने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये फीकल ओरल रूट इन डिसीज ट्रांसमिशन है, इसके बारे में कहानी आप यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे कि फीकल ओरल रूट जो है इज अ वे डिजीज आर स्प्रेड, पैथोजेंस फ्रॉम द फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ट्रांसफर्ड ऑफन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, हैंड्स और ऑब्जेक्ट। कि कोई इन्फेक्टियस पर्सन है, अगर वो किसी चीज़ को टच कर रहा है और हमने फिर उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को टच किया तो वो वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये भी एक बनता है to the mouth of the another person who then becomes infected. तो this route is common for disease like cholera, typhoid। तो इसकी वजह से कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये सब बीमारियां हो जाती है। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि पैथोजन की अगर हम टेस्टिंग करते हैं वो टाइम टेकिंग होता है। पैथोजन की टेस्टिंग करते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। पैथोजन की टेस्टिंग अगर करते हैं तो जो रिजल्ट होते हैं उनको भी समझना थोड़ा इजी नहीं होता है और टाइम टेकिंग एक ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हम लोग कोलिफॉर्म्स की टेस्टिंग करते हैं। कोलिफॉर्म्स की टेस्टिंग इजी होगी, टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं होती है, गिवन टाइम में 1 दिन लगता है, 1 दिन में रिजल्ट भी मिल सकता है अगर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, MFT टेक्निक यूज़ करते हैं। बट अगर आप मोस्ट प्रोबेबल नंबर करते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसकी टेस्टिंग इजी है, रिजल्ट को समझना भी आसान है और बाद में हम उसको कैलिब्रेट करा देते हैं। फिर उसके बारे में लिमिटेशंस बता दिया कि क्या क्या लिमिटेशंस होगी कोलिफॉर्म्स एज एन इंडिकेटर की। फिर लिमिटेशंस बताने के बाद जो वहाँ पर लास्ट पॉइंट ये लिखा था कि आप यहाँ पर ये बताएंगे कि पॉजिटिव टेस्ट जो हम करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीकल कोलिफॉर्म्स के लिए, उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स लिख दिए। तो फ्रेंड्स ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का बनता है। और यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिखे हैं, आप अगर 2-2 पॉइंट सबके लिख देते हैं तो वो भी आपके लिए मोर देन क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था आपका, मेंस का क्वेश्चन था आपका ये। तो ये क्वेश्चंस आपने इस तरीके से इसको राइट डाउन करना है। तो पहले पैथोजन के बारे में बता दिया हमने, उसके बाद हमने ग्रुप्स के बारे में बता दिया, उसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे आती है पानी में इसके बारे में बता दिया, उसके बाद फीकल ओरल रूट बता दिया। तो मेन पॉइंट इज दिस कि जो जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछा है, जो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, हमने उन सबको बोल्ड करके एक अलग से पॉइंट आउट करके लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो पढ़ते हैं तो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस, ये 10 नंबर का आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर करना है।
सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में, डिस्कस डिफरेंट एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड एट द लैंडफिल साइट्स। तो लैंडफिल साइट्स पर जब आप मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो पहली बात तो मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लैंडफिल साइट्स की जब हम बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट की डिस्पोजल की जब हम बात करते हैं कि सब हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं और वहाँ पर लैंडफिल में तो एक हाईली पॉइजनस कलर्ड लिक्विड प्रोड्यूस होता है, लीचेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और गैसेस भी रिलीज होती हैं, गैसेस में CH4 भी रिलीज होता है, CO2 भी रिलीज होता है, ठीक है ना। तो डिस्कस डिफरेंट एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग, तो एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग जो रिक्वायर्ड है लैंडफिल साइट पे, उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे कि एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग एट लैंडफिल साइट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंश्योरिंग दैट लैंडफिलिंग डज नॉट हार्म द सराउंडिंग एनवायरमेंट। कि हमें जब लैंडफिलिंग करें तो हमें इस तरीके से लैंडफिलिंग करनी होगी कि हमारा जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट ना हो जाए। जब हम डिस्पोज कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट को तो ऐसा ना हो कि सॉलिड वेस्ट उड़कर हमारे सराउंडिंग एरिया में चले जाए, तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ लैंडफिल्स, लाइक एक तो बिफोर द ऑपरेशंस होगा, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, ठीक है, एंड इन द आफ्टर केयर पीरियड। तो की टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग में जैसे लीचेट की मॉनिटरिंग करते हैं, ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग करनी होगी, लीचेट की मॉनिटरिंग करेंगे, ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग यहाँ पर होगी, सरफेस वाटर की मॉनिटरिंग के बारे में बता देंगे आप, लैंडफिल गैसेस जो होंगी उसकी मॉनिटरिंग के बारे में आप यहाँ पर बता देंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग बता सकते हैं, सोइल मॉनिटरिंग के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है जो आप एक एक करके यहाँ पर पॉइंट डाउन लिख सकते हैं पॉइंट्स को। वैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे गए हैं जैसे टोपोग्राफिक सर्वे, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है इतना। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी शायद आपका 10 नंबर का। अब जब क्वेश्चन ये 10 नंबर का है तो इसमें देखिएगा क्या लिखा है कि आपको बस डिस्कस करना है डिफरेंट एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग की। तो आप इसके अंदर क्या बता सकते हैं, लीचेट के बारे में जो मेजर पॉइंट्स आप उसके बारे में बता दो। आपने लीचेट मॉनिटरिंग बता दिया, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग बता दिया, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट आपने यहाँ पर लैंडफिल गैसेस के मॉनिटरिंग बता दिए 3, और फोर्थ पॉइंट आपने यहाँ पर एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग बता दी, 4 पॉइंट्स। और एक पॉइंट अगर आप बताना चाहो एक्स्ट्रा, 5वां पॉइंट सॉइल मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। तो 5 पॉइंट्स भी अगर करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन एन इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इकोसिस्टम को डिफाइन करना है। व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है, डिस्कस करना है, एंड साथ में आपको डिस्कस करना है डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। अब ये क्वेश्चन फिर से 10 नंबर का फ्रेम किया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो आपने पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन कर देना है। डिफाइन करने के बाद फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की जब आप बात करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरडिपेंडेंस है, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, डायनामिक बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। और भी है इसमें जैसे सक्सेशन हो गया, सेल्फ रेगुलेशन है, हैबिटेट एंड निशी हो गया। नाउ डिटेल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर यानी इन डिटेल आपको उन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा एलोबरेट करके लिखना होगा। जैसे पहला बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या बताएंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स क्या हैं, डिकम्पोजर्स कौन है। फिर एबायोटिक के अंदर, एबायोटिक में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, दैट्स इट। बस इतना ही आपको लिखना है इसके बारे में, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। बाकी ये तो चलो एबायोटिक फैक्टर आपका टेम्परेचर, मिनरल्स वगैरह ये सब है, तो उसके बाद ये सब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहे तो आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, बाकी आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ सोइल एग्रीकल्चर पोल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन का पेपर का एक पैटर्न देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो आपसे पूछ लिया वाटर पोल्यूशन के बारे में कि बताओ भाई हमें पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन के बारे में बताओ, कैसे टेस्टिंग करते हैं उसके बारे में पूछ लिया, यानी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी है। उसके बाद फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन में वो सॉलिड वेस्ट से पूछ रहा है, वैरायटी देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। फिर थर्ड पोर्शन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है, फिर वो इकोसिस्टम के बारे में बताना है आपने। और फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक सोइल पोल्यूशन के बारे में, यानी वो सारे डोमेन्स को कवर करके चल रहा है।
तो इसका मतलब हमें जो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस हमें भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सारे डोमेन्स को अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। तो आप अगर नॉइस पोल्यूशन की बात करो, एयर पोल्यूशन की बात करो, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो आप जब सारे डोमेन को कवर करके चलोगे तो जाके आप लिख भी सकते हो आंसर, इफेक्टिवली आप उसको लिख भी सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ सोइल एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, तो सोइल एग्रीकल्चरल पोल्यूशन का कॉजेज बताना है और उसका इफेक्ट्स बताने हैं। हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अगेन सबसे पहले हमने कॉजेज बताए कि क्या क्या कॉजेज हैं सोइल एग्रीकल्चर पोल्यूशन के। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हार्बिसाइड्स। और एक बात और ध्यान रखिएगा जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके कुछ पॉइंट्स आप अपने अंडरस्टैंडिंग से भी लिख सकते हैं। सब कॉमन चीज़ें सब आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं। आप लोगों ने फर्टिलाइजर्स के नाम सुना, आपने ये भी सुना होगा कि एक्सेस में यूज़ भी नहीं करना है तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सब वही चीज़ें हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स सोइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हार्बिसाइड्स, यूज ऑफ कंटेमिनेटेड इरिगेशन वाटर, डिस्पोजल ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट मिक्सिंग। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बताएं तो इफेक्ट्स के बारे में बता देंगे। अगर सोइल पोल्यूशन होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट्स में जैसे आप वैसे भी बता सकते हैं, बिना पढ़े भी बता सकते हैं। सोइल की फर्टिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, हमें जो प्रोडक्शन मिलेगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, है ना। अगर उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर हम वो क्रॉप को कंज्यूम करेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी बाद में। तो रिड्यूस दी सोइल फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। टॉक्सिसिटी टू प्लांट एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, जैसे मैंने बताया प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। बायो एक्यूमुलेशन इन फूड चेन, कि हम उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन भी हो जाएगा। हेल्थ रिस्क टू ह्यूमंस, एनवायरमेंटल हैजार्ड, तो ये सब इसके क्या है, ये सब इसके इफेक्ट्स हो जाएंगे सोइल पोल्यूशन के। फिर लास्ट में बोला हुआ था कि कंट्रोल मेजर बताओ कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो कंट्रोल मेजर को हमने बोल्ड करके लिखना है एक एक पॉइंट। जैसे यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM टेक्निक आप यूज करो। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करो। यूज ऑफ क्लीन इरिगेशन वाटर, सोइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस हो गया, क्रॉप रोटेशन, डाइवर्सिफिकेशन, दीज आर। तो ये सब पॉइंट्स बनेंगे आपके कंट्रोल मेथड्स में। बायो रेमिडिएशंस एक वर्ड है, फाइटो रेमिडिएशन एंड बायो रेमिडिएशंस, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। तो पहले तो आपके यहाँ पे क्या बताना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कौन कितने लेवल की बायोडाइवर्सिटी है, और उन लेवल्स को एक्सप्लेन भी करना है। फिर साथ में व्हाट आर द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए आए हुए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, या इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल देते हैं, द वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जैसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, 3 मेन लेवल्स होते हैं हमें पता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में आपने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया उसको। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और उसको साथ में आपने एक्सप्लेन कर देना है। नाउ उसके बाद है थ्रेट्स, कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी का। तो पहला है हैबिटेट लॉस, सबसे मेजर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, तो ये सब क्या है, थ्रेट है। जैसे ओवर एक्सप्लोइटेशन भी है एक, ओवर एक्सप्लोइटेशन करोगे तो भी ये थ्रेट होगा, राइट। तो यहाँ तक कितना भी पॉइंट्स कर लिखना है इसके अंदर एक एक करके, तो बोल्ड करके हमने सारी चीज़ों को लिखना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमने बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना है पहले। फिर कौन कौन से लेवल्स है, तो हमने लेवल्स को बोल्ड करके लेवल्स को एक्सप्लेन भी कर दिया है। और फिर लास्ट में क्या पूछा था कि यहाँ पर हम इसको कंट्रोल कैसे कर लें। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से थ्रेट्स है, लास्ट में पूछा था थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, और थ्रेट के बारे में हमने यहाँ पर इनको बता देना है ना। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है, अभी देखो ये हजार्डस भी पूछ लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया कि सारे डोमेन कवर करके चलने हैं। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी डोमेन छोड़ना नहीं है। जैसे इसके 4 पार्ट्स हैं तो आपको ये नहीं करना है कि 3 पार्ट्स अच्छे से कवर कर लेते 14 छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सारे डोमेन को अच्छे से कवर करके चलना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अब मान लो कि आपने एक डोमेन छोड़ दिया और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बना, उसके लिए तो कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं, कुछ ना कुछ नंबर तो मिलते हैं ना तुम्हें। तो ना छोड़ कर आओगे तो कुछ नहीं मिलेंगे, लिख कर आओगे कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये देखिए, डिफाइन हजार्डस वेस्ट, डिस्कस इन डिटेल द कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट को डिफाइन करना है और उसकी कैटेगरीज, उसको कैसे हमने क्लासीफाई किया है। हमें पता है कि हजार्डस वेस्ट को जब हम कैटेगराइज करते हैं उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उसकी क्रोजिविटी, टॉक्सिसिटी, लाइक दिस, इग्निटेबिलिटी,
और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको एक्सप्लेन करना आपको। तो हजार्डस वेस्ट के बारे में पहले बताया कि हजार्डस सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं कुछ हजार्डस होंगे, कुछ नॉन हजार्डस होंगे। अकॉर्डिंग टू EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो हजार्डस वेस्ट को डिफाइन किया है वो ये, ए हजार्डस वेस्ट इज अ वेस्ट विद प्रॉपर्टीज दैट मेक इट डेंजरस और कैपेबल ऑफ हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट। देन आफ्टर दैट कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरीज होगी हजार्डस वेस्ट की, तो आपने उसको कैटेगराइज कर दिया है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इग्निटेबिलिटी, कोरोसिविटी, टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, ठीक है। तो आपने बस इस तरीके से इसको लिख देना है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, लास्ट में उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हजार्डस वेस्ट, इतना ही आपको करना है। उसके बाद अगर देखते हैं लिस्ट 4 मेजर प्रोविजन ऑफ CERCLA। CERCLA का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स कंपनसेशन एंड लायबिलिटी एक्ट के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं। एक्ट भी आपको पढ़कर जाने हैं, कौन वाटर पोल्यूशन एक्ट भी पूछ सकता है, एयर पोल्यूशन एक्ट भी पूछ सकता है, तो ये एक्ट्स की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। कोई कन्वेंशन भी पूछ सकता है, उसके बारे में बता दो भाई, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, लाइक दिस। तो कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स कंपनसेशन एंड लायबिलिटी एक्ट CERCLA कॉमनली नोन एज द सुपर फंड लॉ इन द US, तो उसके बारे में थोड़ा बताना है। फिर उसके बाद 4 मेजर प्रोविजंस जो इस एक्ट के अंदर थे, 4 मेजर प्रोविजंस, वो ये मेजर प्रोविजन है जिसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कौन कौन से हैं, जैसे पहला है लायबिलिटी ऑफ पोटेंशियली रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, दूसरा है रिस्पॉन्स अथॉरिटी, थर्ड वन है ट्रस्ट फंड एंड कॉस्ट रिकवरी, एंड फोर्थ वन इज NPL, नेशनल प्रायोरिटीज लिस्ट एंड हजार्डस रैंकिंग सिस्टम। बस इतना सा ही लिखना है, इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स लिख देने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है आपके पास। डिजाइन ए कॉन्टिन्यूस फ्लो स्टाइल टैंक कंप्लीट मिक्स मेंशन किया हुआ स्पेशली, टाइप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में कंप्लीट मिक्स आपके पास यूनिट है, उसको डिजाइन करना है, तो ध्यान रखना इस चीज का। और या एक चीज को और ध्यान रखना, अगर हम कंप्लीट मिक्स की बात कर रहे हैं तो डिजाइनिंग अलग हो जाती है, अगर हम कंप्लीट मिक्स की बात नहीं करेंगे तो डिजाइनिंग अलग चलेगी, तो डिजाइन स्टेप्स भी अलग चलेंगे, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिजाइन अ कॉन्टिन्यूस फ्लो स्टाइल टैंक कंप्लीट मिक्स टाइप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस प्लान टू ट्रीट 20 mld डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, BOD 5 गिवन है सेटल्ड वेस्ट वाटर की रिएक्टर में, एंड डिजायर्ड ऑफ ट्रीटेड इफ्लुएंट की, और डिजायर्ड जो BOD है ट्रीटेड इफ्लुएंट की वो गिवन है। एज्यूम दैट द प्लांट विल बी ऑपरेटेड एट द फॉलोइंग कंडीशंस, साथ में कंडीशंस मेंशन कर दी है, ये कंडीशंस आपको फुलफिल करवानी है। जैसे वाटर कंटेन्स एडिक्वेट ट्रेसेस न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, पीक फ्लो रेट गिवन है 2.5 टाइम्स द एवरेज डेली फ्लो, फ्लक्चुएशंस मेंशन कर दी क्वेश्चन के अंदर। साथ में इन्फ्लुएंट बायोमास कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, और इन्फ्लुएंट बायोमास कॉन्सेंट्रेशन इस क्वेश्चन में गिवन है 0 है, अगर गिवन ना होता तब भी हम 0 मान के चलते हैं। उसके बाद MLSS दे दिया है 3500, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसाइकल्ड स्लज वो गिवन है, MLVSS गिवन है, मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑर्गेनिक जो नेचर के हैं वो गिवन है, दैट इज द 80% ऑफ MLSS, ठीक है। डिजाइन मील सेल रेजिडेंस टाइम स्लज एज गिवन है 10 डेज की, θC लिखा हुआ है। इफ्लुएंट कंटेन्स 25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ बायोलॉजिकल सॉलिड्स ऑफ विच आर 65% इज बायोडिग्रेडेबल, ये सारी कंडीशंस मेंशन, और लास्ट में BOD 5 68% ऑफ अल्टीमेट BOD एंड BOD रेट कांस्टेंट गिवन है 0.1 पर डे गिवन है। तो इस सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, डिजाइनिंग करना है, किसका, कंप्लीट मिक्स टैंक का आपको डिजाइन करना है, कॉन्टिन्यूस फ्लो कंप्लीट मिक्स टैंक का। तो ये पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पर बनाया हुआ है, इस न्यूमेरिकल में पहले प्रॉपर्टीज वगैरह लिखी है, तो स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर लिखा है कि स्टेप 1 में आप कैसे काम करेंगे, फिर स्टेप 2 आपका क्या चलेगा, देन स्टेप 3, देन स्टेप 4। तो इस तरीके से आपका ये पूरा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, बस आपने कुछ नहीं करना है इसमें, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे तो अपने आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें ये सारा है यहाँ पे देखो, इसको भी बनाने में टाइम ज़्यादा लगा है इसलिए पेजेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। अब ये इरिगेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर इरिगेशन से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है डिजाइनिंग प्रोसीजर को इरिगेशन चैनल में यूजिंग द लेसिस थ्योरी। पहले तो लेसिस थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, और कंपेयर करना है लास्ट में कि जो कैनेडी थ्योरी थी और लेसिस की थ्योरी थी डिजाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल इन एलुवियल सोइल, इन दोनों थ्योरी में क्या डिफरेंसेस आए हैं। पहले कैनेडी की थ्योरी आई है हमें पता है, फिर लेसिस की थ्योरी आई है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या कैनेडी की ड्रॉबैक्स थी जो लेसिस ने उसको ओवरकम किया है, और क्या क्या थ्योरी में चेंजेस आए हैं, तो वो सब आपको बताना है यहाँ पर। तो पहले आप क्या करेंगे, लेसिस थ्योरी को पढ़ेंगे, लेसिस थ्योरी को बताएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन किया है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग एन इरिगेशन चैनल यूजिंग दी लेसिस थ्योरी। अब यहाँ पर देखो
क्वेश्चन के डायग्राम की अगर हम बात करते हैं कि सर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, अगर आपको लगता है कि जैसे थ्योरी है तो कुछ थ्योरीज में क्वेश्चंस के डायग्राम बनाने चाहिए, तो अगर आपके थ्योरीज में क्वेश्चंस आपको पता है कि डायग्राम बनाने से ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती है, जब आप शेयर स्ट्रेस के बारे में बताते हैं तो आपको डायग्राम 100% बनाने चाहिए यहाँ पे, और डायग्राम इफेक्टिव भी लगते हैं जब आप बनाओगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ें लगती है कि हमने जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो डायग्राम से और अच्छे से समझ आती है, तो डायग्राम जरूर बना के रहना, वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो लेसिस थ्योरी में डिज़ाइन प्रोसीजर आपसे पूछा गया तो आपने सारे स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिखने हैं और सारे याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहले हम सिल्ट फैक्टर निकालते हैं, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर बाकी पैरामीटर्स हैं जैसे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया, एरिया एंड पेरीमीटर हो गया, और फिर बाद में हम एक चैनल सेक्शन को एज्यूम करते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में एक चीज़ आई थिंक यहाँ पर मिस हो गई है फ्रेंड्स, कंपेयर करना था कैनेडियन लेसिस थ्योरी को फॉर द डिजाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो वहाँ पर आपको रेजिम के बारे में बताना है, लेसिस ने रेजिम चैनल के बारे में बताया था, कैनेडियन अलग उसकी ड्रॉबैक्स थी, बस वो लिख देना, ऐड ऑन कर देना है कि जब आप कैनेडी के जो ड्रॉबैक्स थे वो लेसिस ने ओवरकम किए, तो वो बस आपको लास्ट में लिखना है। यहाँ पर आई थिंक ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर यही लिखा गया, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। लिख सकते हो आप ये इतना, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन न्यूमेरिकल पूछा गया आपसे। यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या है कि डिजाइन एन इरिगेशन चैनल टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 5 क्यूबिक, एज्यूम एन एंड एम की वैल्यू गिवन है, चैनल हैड अ बेड स्लोप ऑफ 0.2 मीटर पर किलोमीटर। ओके, अब इरिगेशन चैनल है, इसको डिजाइन करना, बस आपको डिजाइन करने के लिए आपके पास थ्योरीज है, आप थ्योरीज का यूज करके आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो ये सब आपका न्यूमेरिकल है पोर्शन, अगेन सिंपल है, तो स्टेप बाय स्टेप आप न्यूमेरिकल सोल्व करना, आपको वही चीज़ है। आफ्टर दैट क्वेश्चन ओसीएफ से पूछा गया है। क्वेश्चन ओसीएफ से क्या पूछा गया है कि हाइड्रोलिक जंप को एक्सप्लेन करो। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप एक है जिससे बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं, तो लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक्सप्लेन द टर्म हाइड्रोलिक जंप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर्स। ओके, तो पहले तो आपको हाइड्रोलिक जंप को एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमने हाइड्रोलिक जंप को एक्सप्लेन किया है कि सडनली जो ट्रांजिशन होता है, हाइड्रोलिक जंप क्या है, एक एब्रप्ट ट्रांजिशन जो होता है ओपन चैनल फ्लो के अंदर फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, उसको हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। फिर उसके बाद ये हाईली टर्बुलेंट होता है, साथ में एयर एंट्री एंड सरफेस रोलर्स, एनर्जी में डिसिपेशंस आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक्सप्रेशन को डिराइव करने के बोला है यहाँ पर कि एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, तो ये आपका थोड़ा सा पार्ट आप बोल सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बट डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, हमने पढ़नी है सारी चीज़ें। तो ये पूरा डेरिवेशन है जो आप अपने नोट्स में लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको डिराइव करके दिखाना है यहाँ पर, तो ये पूरा आपको डिराइव करके यहाँ पर आपको दिखाना है। ठीक है, उसके बाद इसी में ये बी पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन के 2 पार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो कि 5 नंबर का है। 5 नंबर में पूरी डेरिवेशन पूछी गई है, पूरी डेरिवेशन 5 नंबर में पूछी गई, क्वेश्चन लेंथी बनेगा आपका ये वाला। उसके बाद अगर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर देखा जाए, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि स्लुइस गेट डिस्चार्ज वाटर इनटू ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल विद अ वेलोसिटी दिस डेप्थ ऑफ फ्लो। अगेन क्वेश्चन मेंशन, और यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द हाइट एंड लॉस ऑफ एनर्जी। हाइट एंड लॉस ऑफ एनर्जी है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगा यहाँ पर। यानी सेकंड पार्ट तो ईजी था, सेकंड पार्ट तो ईजी है, फर्स्ट पार्ट इसमें थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, बस ये बोलूँगा टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको पूरा स्टेप्स डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर अगर आपको सारे स्टेप्स याद है तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टेकिंग है बस, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपके पास वो ये है कि व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द मेजर assumptions इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, व्हाट आर द एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग आप सभी बच्चों के लिए नया होगा, तो यहाँ पर सारा आंसर इसका लिखा हुआ है। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल टेक्निक होती है दैट इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज ए लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। एडवांटेजेस में मेंशन है यहाँ पे कि लीनियर प्रोग्रामिंग की एडवांटेजेस क्या होंगी, ये सब इसके एडवांटेज है। उसकी डिसएडवांटेज भी मेंशन है कि क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज चलेगी। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने के बाद उसके लास्ट में आप एप्लीकेशंस के बारे में बता दो ना। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए सबके लिए नया क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्राम, बट यहाँ पर सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको पढ़कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी अभी तक का जो पैटर्न था वो ये कहता था कि 18 क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन करने हैं। अब की बार फिर से चेंज कर दिया पैटर्न, अब क्या है कि भाई 15 क्वेश्चन आएंगे 15 ही करने हैं, हम 18 क्वेश्चन नहीं देंगे। तो अब देखते हैं कि कैसा लेवल रहता है क्वेश्चंस का, बट ध्यान रखना इस चीज़ का कि भाई कुछ छोड़ कर नहीं जाना है। अगर आपको कोई टर्म दिखती है और आपको मुश्किल लग रही है तो चाहे उसको आपको 2-3 बार एक्स्ट्रा बार पढ़ना पड़ जाए, पढ़ लेना, उसको छोड़ना मत कुछ भी, सारा डोमेन कवर किया हुआ इन्होंने अब की बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। अब देखो ये टाइम स्टडी से क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ टाइम स्टडी के क्या है, तो ये टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे हम लोग। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्क, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हो गया, प्रोवाइड डाटा फॉर वर्क मेजरमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है, बेसिक फॉर वेज इंसेंटिव एंड लेबर कॉस्ट कंट्रोल, एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे सारे के सारे, राइट। नाउ आफ्टर दैट ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द टाइम स्टडी बाय स्टॉप वॉच मेथड। अब एक स्टॉप वॉच मेथड पर्टिकुलर मेथड है, उससे पूछा गया है कि आपको डिस्क्राइब करना है प्रोसीजर को पूरे को। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर लिखा गया, बाय प्रोसीजर फॉर स्टॉप वॉच टाइम स्टडी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ये ए पार्ट था, जो आपने स्टॉप वॉच मेथड यूज करना है, ये इसका ए पार्ट है। और सेकंड पार्ट में पूछा है एक्सप्लेन द टर्म रेटिंग स्टैंडर्ड टाइम फटीग अलाउंस। दो डेफिनेशन पूछी गई हैं अलग से, रेटिंग स्टैंडर्ड टाइम बताओ और फटीग अलाउंस बताओ। 3 नंबर का है तो आप सिंपल डेफिनेशन भी लिख दोगे, काम चल जाएगा यहाँ से। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अब देखो क्वेश्चन 12 ये बोल रहा है, डिस्कस ऑब्जेक्टिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ पोल्यूशन बोर्ड। पोल्यूशन बोर्ड के बारे में पूछ लिया आपकी बार, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स, पावर, फंक्शंस ऑफ पोल्यूशन बोर्ड्स, कंसेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड एंड पेनल्टीज फॉर वोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर प्रिवेंशन या वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, उसको भी पढ़कर जाना, वो भी पूछ सकता है। अभी वाटर वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे पोल्यूशन बोर्ड के, क्या क्या पेनल्टीज वगैरह वो लगाता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जो लिखा है यहाँ पे देखो, इसमें पहले तो ऑब्जेक्टिव बता दिए कि जो एक्ट आया था किस लिए, किस पर्पज़ के लिए ये एक्ट बनाया गया था, तो उसके बारे में बताया पहले हमने। फिर ऑब्जेक्ट, ये सब लिखने के बाद, ये सब बताने के बाद यहाँ पर उसके बाद जो यहाँ पर मेंशन है वो ये फंक्शंस क्या क्या है पोल्यूशन बोर्ड के, जैसे सीपीसीबी का क्या फंक्शन है, स्टेट का जो होगा उसका क्या फंक्शंस होंगे, तो इनके फंक्शंस के बारे में बता देना। सीपीसीबी के बाद में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता देना कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ है। स्टेट के बारे में तो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप स्टेट के फंक्शंस बता सकते हैं, ठीक है। पेनल्टीज़ के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे, कौन से सेक्शन में मैंशन है, क्या क्या पेनल्टीज़ यहाँ पर लग रही हैं, तो वो सारी पेनल्टीज़ के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे इस क्वेश्चन में। ना क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, 2 एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम टू सेम, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ये आपके AEE में भी पूछा गया था और एक ये एग्जाम आया था, आई थिंक जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ग्राम पंचायती राज का शायद पेपर हुआ था, जहाँ तक ध्यान आ रहा है मेरे को। 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पंचायती राज वाला होता शायद, उसमें आया था, उसके बाद ये AEE में भी पूछा गया है। केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, केमिकल इंजीनियरिंग से, अगर कोई केमिकल इंजीनियर है वो इजीली इसको क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। क्वेश्चन पूरा वास्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन बनाना बैठे ना, तो आपको एक एक केमिकल फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो इन डिटेल आपको जाना, बट मैं यही बोलूँगा आपको कि इतना डिटेल में तो हम इतना एक एक केमिकल फॉर्मूला अगर आप याद करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, तो भाई इसको तो हम स्किप ही करना पड़ेगा, तो इसको तो स्किप कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि कोई नहीं कर पाएगा इसको करने के लिए आपको पूरा केमिकल फॉर्मूलेस, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, हर एक कंपोनेंट्स कि कितना इसमें सल्फर परसेंट होता है, किसमें इसमें कार्बन परसेंटेज कितना होगा, ये सब आपके पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने होंगे, तब जाके पेपर। ये देखो ये टेबल में जो क्वेश्चन सोल्व करके दिया हुआ हमने, इसमें यहाँ पर देखिएगा, पहले कॉम्पोनेंट लिखे, फिर उसका वेट लिखा है, ड्राई वेट, ये तो लिख दोगे, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मेन पॉइंट ये है कि कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऐश कंटेंट कितना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको इन टर्म्स ऑफ वेट लिखा है, वो परसेंटेज में था, फिर उसको सोल्व करना है हमने, ठीक है। तो बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। सॉल्यूशन तो सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन अगेन वो सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया एग्जाम के अंदर वो ये है कि व्हाट आर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। EIA के बारे में बताना है। व्हाट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोजेक्ट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक। तो EIA के बारे में बताना है, और कोई भी अगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है।
तो साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ EIA, पहले तो यहाँ पर एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, फिर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन नेसेसरी जो है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो गया, मिटिगेशन मेजर्स हो गए, ऑल्टरनेटिव्स कंसीडर्स, लीगल एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख के देना। 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी पीपल hold the power to shape public opinion and government policies. Effective public consultation and participatory decision making can play a critical role in avoiding conflicts between the people and developers, thereby both the physical environment for future generation and the other business environment for investors. But important steps can be taken for this purpose. तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हम कंसिडर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर एंड शो द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ओके, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंसंट्रेटिंग कलेक्टर ओवर फ्लैट प्लेट टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर। तो पहले तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर्स के बारे में बताना है, क्लासीफाई करना है, फिर आपको बताना है शो द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर है उसकी पूरे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में मेंशन करके देना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता देना साथ में। फिर आपको ये बताना है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर ओवर द फ्लैट प्लेट टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर, मतलब उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बतानी है। तो ये क्लासिफिकेशन है, एक फ्लैट प्लेट होता है, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर होता है, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर होता है, सोलर एयर हीटिंग कलेक्टर्स होते हैं। फिर हमने उसके बारे में कंस्ट्रक्शन डिटेल बता देनी है, कंस्ट्रक्शन डिटेल बताने के बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल, तो एक एक्टिविटी यहाँ पर है, आर्टिकल से रिलेटेड है, हजार्डस वेस्ट टाइम बॉम्ब स्टिल टिकिंग, हजार्डस वेस्ट टाइम बॉम्ब स्टिल टिकिंग appeared in the leading newspaper. Among the standard means of the industrial waste disposal, landfill can be either a hole in the ground, more sophisticated situation, a quarry, or specially excavated site resting on a bed of the clay. Clay is the key to the technology. Supporters of landfill disposal say a clay bed of adequate thickness is proof against poisonous leakage, but pollution probe remains unconvinced. We are not supporters of landfill technology, Miss Kavya said. Clay just slow down the leachate. It doesn't contain it. It's really a dinosaur technology. तो बस लीचेट से प्रॉब्लम है, उसमें क्ले से रिलेटेड आपको जानकारी देनी है, और वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि लैंडफिल स्पोर्टर्स, अगर लैंडफिल की बात करते हैं, लैंडफिल स्पोर्टर्स की ओपोनेंट क्या बोलते हैं, लैंडफिल स्पोर्टर्स क्या है, व्यू पॉइंट एंड इफेक्ट ऑन डिस्पोजल चॉइसेस, उतना सच बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट ऑन द व्यूज ऑफ द लैंडफिल स्पोर्टर्स, कमेंट करना है कि व्यूज क्या है लैंडफिल स्पोर्टर्स का और ओपोनेंट्स का, राइट। फिर लिस्ट सेवरल वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव, तो वेस्ट मैनेजमेंट के ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, ये सब है, इंसिनरेशन कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बायो रेमेडिएशन, फिजिकल सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी फॉर द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी? द टर्म जीरो डिस्चार्ज हैज बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड in regard to pollution in the recent past, particularly in India. Why insistence on zero discharge is not practical in some instances? कि ऑल्दो हमें पता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को फॉलो करें, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो नीड फॉर डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट क्वालिटी, तो ये सब यहाँ पर मेंशन करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सारे वेस्ट के बारे में बताया कि कौन कौन से वेस्ट हमारे पास है, जैसे वाटर एक्ट के बारे में, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, यहाँ पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस के बारे में बता देंगे यहाँ पर। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिस्चार्ज, पहले तो जीरो डिस्चार्ज को बता देंगे, जीरो डिस्चार्ज क्या है, उसके बारे में ZLD क्या होता है, वाई इंसिस्टेंस ऑन जीरो डिस्चार्ज इज नॉट प्रैक्टिकल इन सम इंस्टेंसेस, उसके रीजन यहाँ पर लिख दिए, क्या रीजन है, जैसे हाई कॉस्ट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, क्लाइमेटिक एंड साइट कंस्ट्रेंट्स हो गया, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड मेंटेनेंस, तो इसी वजह से ZLD जो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल्स आर अवेलेबल, विच ऑफ दीज मेथड्स और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ स्कीम्स ऑफ यूर वुड you choose for the control of the following pollution problems?
ओके, तो बस बताना है कि कौन कौन से मेथड्स है जो आप चूज करेंगे ये प्रॉब्लम्स है। जैसे मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया, पल्प मिल इफ्लुएंट एंड एग्जॉस्ट, नॉइस एंड डस्ट कंडीशंस फ्रॉम क्वेरी लोकेटेड क्लोज टू द विलेज। तो मेथड्स फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल इन वेरियस पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, मेजर व्हीकल एग्जॉस्ट के बारे में बता दिया कि कौन कौन से मेजर व्हीकल एग्जॉस्ट हैं। फिर पल्प एंड मिल इफ्लुएंट एग्जॉस्ट के बारे में बता दिया, उसके कंट्रोल मेजर साथ में लिखने हैं। नॉइस एंड डस्ट कंडीशंस बता दिया, कंट्रोल मेथड साथ में बता दिए। ऑपरेशनल मेजर एयरपोर्ट क्लोज टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो कंट्रोल मेथड्स भी साथ साथ हमने लिख देने। अब अगर हम इसको समराइज करते हैं तो फ्रेंड्स देखो, समराइज तो यही है कि भाई सबसे वास्ट सारा यही डोमेन कवर किया हुआ है ना, सारा डोमेन कवर किया हुआ है। और यहाँ पर आप सब जानते भी हैं कि मॉड्यूल जो है हमारा सारा, देखो यहाँ पर अगर डोमेन की बात करते हैं तो सारा डोमेन हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, एवरीथिंग यहाँ पर सारा डोमेन यहाँ पर कवर्ड है। और यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेंस की तो आपको कोई भी चीज़ छोड़ कर नहीं जानी है, आपको हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके।